हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल GJ7 ट्यूटोरियल पे। मैं मनीष, आपका टीचर, आपका दोस्त, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। तो जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं, क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी हिंदी की बुक गंगा है और आज हम इससे चैप्टर 4 लेके आने वाले हैं। तो सीधा आज हम चैप्टर 4 पे चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 4th चैप्टर हमारा ऐसी भी बातें होती हैं, जिसमें साफ लिखा है लता मंगेशकर जी का इंटरव्यू, गाने गाती हुई लता जी। तो ये आप समझ सकते हैं कि बहुत प्यारा चैप्टर है और लता जी के जीवन से सीखने के हमें क्या मिला है और इस इंटरव्यू में उन्होंने क्या बोला। तो चलिए, बहुत ही मज़ेदार और बहुत प्यारा चैप्टर है, तो उनसे लाइफ से जुड़ी बातें हम सीखते हैं और उससे हम भी प्रेरणा लेते हैं। चलिए हम चैप्टर पे चलते हैं। जतेंद्र मिश्रा जो इंटरव्यू लेने वाले थे, तो आपको पता होना चाहिए लता जी को सब दीदी कहते थे। तो दीदी, आपके संगीत की अप्रतिम यात्रा पर बातचीत शुरू करते हैं। इस संवाद में मेरा प्रयास यह रहेगा कि मैं संगीत में आखंड डूबे हुए आपके महान जीवन की उन दुर्लभ छवियों से उन करोड़ों प्रशंसकों को मिलवा सकूं। कि मतलब वो इंटरव्यू के जरिए वो बता रहे हैं कि जो आपके करोड़ों फैन हैं, जो आपके प्रशंसक हैं, मैं उनसे मिलवा सकूं, जो आपके हर दिन सुनते हुए कहीं अपने जीवन को सार्थक ढंग से शुरू करने की प्रेरणा पाते हैं। कई जो सिंगर बनना चाहते हैं, जो आपकी तरफ लाइफ जीना चाहते हैं, तो कैसे वो आगे बढ़े लाइफ में, उनको क्या करना है, तो उसके लिए वो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो कैसे वो आगे बढ़े। तो आप अगर तैयार हो तो मैं ऐसे असंख्य शुभचिंतकों, आपके संगीत के प्रति दीवानगी की हद तक समर्पित श्रोताओं और फिल्म संगीत के प्रति आदर का भाव रखने वाले तमाम देशवासियों की ओर से प्रणाम करते हुए आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा। तो लता मंगेशकर जी यहाँ बोलते हैं, जी जरूर, आपका बेहद शुक्रिया कि आपका ऐसा कुछ करने का मन है। आप पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि जो कुछ भी मैंने संगीत में रहते हुए जाना है उसे आपको बता सकूँ। आपके माध्यम से ही मैं अपने करोड़ों प्रशंसकों का आभार व्यक्त करती हूँ, जो उन्होंने मुझे इतना प्रेम और सम्मान दे रखा है। मुझे तो यह भी लगता है कि जितना प्रेम मुझे मिला है, शायद गाकर उतना आभार मैं अपने प्रशंसकों के प्रति जता नहीं पाई। ठीक है, तो यहाँ लता जी बहुत प्यार से बोलती है कि ठीक है, आप मुझे पूछिए, क्या पूछ सकते हैं। कि लोगों से जितना मुझे प्यार मिला है, मैं उसका ठीक से आभार भी नहीं जता पाई हूँ। तो हो सकता है आपके इंटरव्यू के जरिए, आपके साक्षात्कार के जरिए मैं लोगों से और जुड़ सकूँ। तो जतेंद्र मिश्रा कहते हैं कि आपके पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर की वे कौन सी स्मृतियाँ हैं जो आज भी आपके स्मरण में जीवित है। स्मृतियाँ मतलब यादें, जिनको याद करना आपको सुख से भरता है। तो लता जी कहती है, कई बातें हैं, जैसे हम लोग बचपन में जब बहुत शरारत करते थे, तब पिताजी सबको बुलाकर अपने सामने खड़ा करते थे। वे बस हमको गंभीरता से देखते थे और इतने में ही हमारा रोना शुरू हो जाता था। क्योंकि पता ही है, पापा से कई लोग डरते बहुत हैं। पापा ने एक बार बोल दिया तो वहीं से डरना शुरू। मतलब वे कुछ कहते नहीं थे, ना ही किसी बात पर डांट पड़ती थी, मगर हम सभी समझ जाते थे कि हमको बुलाया किस लिए गया है। पिताजी उस समय पूछते थे, समझ गए ना। इस पर हम लोग कहते थे, हाँ हम लोग समझ गए। इसके बाद वे कहते थे कि अच्छा अब जाओ, बाहर जाकर खेलो। इस तरह हमारे पिताजी का गुस्सा था, जो बिना कुछ कहे ही हम भाई बहनों को डरा देता था। तो आपके घर में भी पापा होंगे। एक बार पापा की आवाज़ लगी तो कई लोग बच्चे ऐसे होते हैं जो डरते हैं, पूरा घबरा जाते हैं। पापा का सिर्फ इतना ही कहना कि अंदर आओ, इसी से कई बच्चे समझ जाते हैं कि आज तो हमें डांट पड़ेगी और वो कुछ समझाना चाह रहे हैं। तो पिता का भी प्यार अलग ही होता है। तो मेरे पिताजी कमाल के आदमी थे, जिन्हें मैंने हमेशा अपने काम और संगीत में डूबा हुआ ही देखा। उनकी ड्रामा कंपनी के नाटक रात 9 बजे शुरू होते थे और देर रात 2 से 3 बजे तक जाकर समाप्त होते थे। इतनी देर तक एक नाटक में समय इसलिए लगता था कि, देखिए दोस्तों, हमारी प्यारी लता जी की फोटो। एक नाटक के 5 अंक होते थे, फिर उसमें लंबी लंबी रागदारी वाले गायन की भी परंपरा थी। लंबी लंबी राग, आप कई गाने आपने सुने होंगे जिसमें लंबी लंबी राग होती हैं। ठीक है, एक बार पिताजी जब गाना शुरू करते थे
तो खूब सीटियाँ, तालियां और वंस मोर मिलता था। बाबा माइक पर थोड़ी तेज आवाज़ में गाते थे। ठीक है, जो सुनने पर बहुत अच्छा लगता था। मेरे पिताजी की एक बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक राग को गाते हुए उससे सुर बदलकर भी अपना गायन करते थे। मतलब एक राग गाते समय किसी भी सुर को सा जिसको षड्ज बनाकर इस तरह राग को बदल देते थे कि वह कुछ नया हो जाता था, और फिर उसी समय नए राग में गाते हुए दोबारा से पहले राग और उसके सुर में वापस लौट आते थे। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि एक राग से दूसरे राग में जैसे म्यूज़िक चेंज होता है, तो उनको क्या होता था कि बहुत अच्छा लगता था, कि अच्छे से उनको समझ में थी म्यूज़िक की, और जो उनका श्रोता थे, मतलब सुनने वाले जो थे, उनको वो चीज़ उनको बहुत पसंद आती थी। एक राग से दूसरे राग पे, फिर दूसरे राग से पहले राग पे लौट आना। उस समय म्यूज़िकल ड्रामा का बहुत चलन था। हमारे यहाँ कभी भी बिना म्यूज़िक के कोई ड्रामा हुआ ही नहीं। एक नई बात मेरे पिताजी के नाटकों में यह भी थी कि वे पहली बार मराठी रंगमंच में कर्नाटक और पंजाब का संगीत लेकर आए। मतलब उन्होंने बाकायदा कर्नाटक जाकर वहाँ कुछ गीत और संगीत सीखा था, जिसे अपने नाटकों में डाला। मुझे यह भी याद है कि जिस दिन कोई ड्रामा नहीं होता था, उस दिन घर में संगीत की सभा होती थी और बहुत सारे लोग हमारे घर पर आते थे। फिर वे उसमें नाटक का कोई गीत नहीं गाते थे, बल्कि उस दिन सिर्फ शास्त्रीय संगीत होता था। मेरे पिताजी के लिए गाए हुए शास्त्रीय संगीत के कई रिकॉर्ड MHV से रिलीज़ हुए हैं, ये कंपनी का नाम है। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि एक रिकॉर्ड उन्होंने राग जय जयंती को भी बनाया था, जिसे मेगाफोन कंपनी के बाज़ार में उतारा। आगे यतेंद्र मिश्रा पूछते हैं कि पिताजी से संगीत के अलावा आपने क्या क्या और सीखा। तो लता जी कहती हैं कि सबसे ज़्यादा तो स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा। उन्होंने जो संस्कार दिए उससे ज़िंदगी में सही बातों पर खड़े रहने की हिम्मत मिली। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने किसी से यह नहीं कहा कि आप मुझे 500 रुपये दीजिए, फला चीज़ ला दीजिए, मुझे उनकी ज़रूरत है। इस तरह जो चीज़ मैं कर पाई, उससे मैं अपने बाबा का संस्कार मानती हूँ। मैंने पिताजी में यह बात देखी थी कि हर हालत में कैसे रहना चाहिए, यह मेरे पिताजी ने ही मुझे सिखाया था कि अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये स्वाभिमान की बात होती है कि अगर आप सही हो तो वैसा करो जो आपको अच्छा लगे, और उसके लिए आप किसी से आगे झुको मत, ना ही गिड़गिड़ाओ। बाबा ने यह कहा था कि बाबा ने उस समय में इस तरह कोई निर्णय नहीं लिया था, वह सब मेरे बड़े काम आया है। हमने हर तरह के दिन देखे थे। पिताजी की कंपनी जब अच्छी चलती थी तो हम सब लोग बड़े शान से रहते थे। फिर पिताजी के निधन के बाद हमें यह भी देखना पड़ा कि बुरे हालात में कैसे जीना है। मतलब उन्होंने खाली यही नहीं देखा, अच्छे दिन भी नहीं देखे, बुरे दिन भी देखे। मेरी माँ का भी वही संस्कार था कि कैसे भी स्वाभिमान के साथ जी लेना है, ठीक है, मगर किसी के आगे जाकर हाथ नहीं पसारना। मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होनी चाहिए। और देखिए ये सब बातें मेरे कितने काम आई हैं। आज मेरे पास पैसे हैं और नाम है। हम आज जहाँ रहते हैं वह भले ही इतना छोटा सा घर है, पर उसमें हम लोग बहुत खुश हैं। इस बात के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद करते हैं कि बाबा ने जैसा सिखाया था उस पर हम सभी भाई बहनों ने चलने का प्रयास किया। आगे यतेंद्र मिश्रा कहते हैं कि बचपन में आप सभी भाई बहन फिल्में देखकर उसकी नकल कर उतारते थे। किसी खास फिल्म की देखकर उसकी नकल का स्मरण करेंगे। जैसा क्या होता है बचपन में, आप लोग भी जब छोटे होंगे तो फिल्मों के हीरो हीरोइन के आप लोग भी नकल करते होंगे, तो वही वो लता जी से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कोई करके दिखाएंगे। तो लता मंगेशकर हंसते हुए कहती हैं, अरे यह तो हम सब भाई बहन बहुत करते थे। फिल्में ही थी और जो मनोरंजन का एक ऐसा माध्यम थी, क्योंकि पहले क्या होता था, अभी आप लोगों के पास बहुत सारा ऑप्शन है।
और पुराने ज़मानों में ये सिर्फ फिल्में थी, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजीज़ इंडिया में नहीं आई थी, और जबकि ये कहानी तो भारत नया नया आज़ाद ही हुआ था, जिनको देखकर बच्चे अपने ढंग से कुछ कुछ करते रहते थे। मुझे याद है कि प्रभात फिल्म कंपनी की एक पिक्चर थी, संत तुकाराम। फिल्म में दिखाया गया है कि तुकाराम संदेव बैकुंठ जाते हैं और उन्हें लेने ईश्वर का विमान आता है। वे यह गीत गाते हुए सर जाते हैं कि अमी जातो अमचा गावा, अमचा राम राम ध्यावा। मैं अपने गांव जा रहा हूँ, सभी लोग मेरा राम राम ले लीजिए। हम कमरे में घर भरे के गद्दे तकिए एक के ऊपर एक रखकर ऊंचा स्वर्ग बनाते थे, जिस पर चढ़कर मैं बैठती थी और वहीं से ये गीत गाती थी। नीचे कमरे में मीना, मेरा फूफा का बेटा पंडरीनाथ और आशा, ये तीनों तुकाराम के अनुयायी बनकर रोते थे और कहते थे, हमें भी साथ ले लीजिए। अनुयायी मतलब उसके चाहने वाले, उसके घर वाले। हमें भी साथ ले लीजिए, खिलखिलाकर हंसती हैं। उस समय उषा बहुत छोटी थी, इसलिए वह इन नाटकों में नहीं रहती थी। तो यह सब होता था। हम बहुत सारी फिल्में की नकल उतारते थे, जिनमें धार्मिक फिल्में ज़्यादा होती थी, क्योंकि पहले जो पिक्चरें बनती थी वो बहुत ज़्यादा धार्मिक बनती थी। ठीक है, क्योंकि पिताजी धार्मिक और देशभक्ति की फिल्मों के अलावा दूसरी फिल्में नहीं देखते थे। उनका सख्त अनुशासन था, और यह सब काम चोरी चोरी तब होता था जब पिताजी घर के बाहर हो और यह जान ना पाए कि घर में फिल्में का खेल खेला जा रहा है। देखो, लता जी भी थी, और वो भी फैमिली बचपन में क्या क्या करती थी। ठीक है। अब यहाँ पे यतीन्द्र मिश्रा कहते हैं, अगर किसी फिल्म में आपको अभिनय करने का कहा जाता तो वो कौन सी फिल्म होती जिसमें आप काम करना पसंद करती। इस पर लता मंगेशकर जी कहती हैं कि नहीं, मैंने शुरू में तो फिल्मों में काम ही किया था, और कुल 6 या 7 फिल्मों में किया था। मैं बहुत छोटी थी उस समय, जब फिल्मों की दुनिया में अभिनय के माफत ही आई। आपको पता होना चाहिए, पहले क्या करती थी लता जी भी, एक्टिंग करती थी। मुझे कभी अच्छा नहीं लगा मेकअप करना, लाइट के सामने जाना, और काफ़ी लोग खड़े हैं तो उनके सामने कभी रो रहे हैं और कभी हंस रहे हैं। एक्टिंग में क्या होता है कि कैसे भी आपको रोल प्ले करना होता, तो वो लता जी को पसंद नहीं था। गा भी रहे हैं, मुझे वह कभी अच्छा नहीं लगा। अच्छी फिल्मों को देखकर सराहने का जो जी जरूर करता है कि कोई आपने अच्छी फिल्म देखी, उसको सराहना देने का तो मन करता है, मगर वह कभी अच्छा नहीं लगा। ठीक है। अभिनय करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती थी। एक फिल्म हमारे यहाँ हिंदी और मराठी दोनों में बनी थी, छत्रपति शिवाजी। उसमें बालजी पेंडारकर थे, जिन्होंने मैं बाबा कहती थी। मैं उनके पास गई, हालांकि उस वक्त तक मैंने अभिनय का काम छोड़ दिया था। मैं उनसे खुद कहा, बाबा मैं चाहती हूँ कि इस फिल्म का आखिरकार जो गाना है उसमें 2 लाइन मैं भी गाकर सुनाऊँ। ठीक है, जब मैं भी आकर गाऊँ। तो फिर मैंने उसके हिंदी और मराठी दोनों ही संस्करणों के बाद की 2 पंक्तियाँ गाई है। जिन दृश्यों में मैं मौजूद थी, मैं छत्रपति शिवाजी की बहुत पसंद करती थी, इसलिए बस इसी फिल्म के लिए मेरा मन हुआ कि भले ही एक दृश्य में सही, मगर यहाँ रहा जा सकता है। तो जो छत्रपति शिवाजी फिल्म थी, उसमें लता जी ने छोटा सा रोल भी किया था, और उसमें वहाँ से उन्होंने गाने की शुरुआत भी की थी। तो यतीन्द्र मिश्रा कहते हैं, उस दौर में आपके काम की परिस्थितियाँ कैसी थी? क्या वे आपके हिसाब से धीरे धीरे अनुकूल होती गई? ठीक है, अनुकूल मतलब आपके फेवर में होती गई, अथवा वैसे ही हमेशा की तरह एक चुनौती का सबब बनी रही, जैसा कि वे संघर्ष के दिनों में थी। लता मंगेशकर जी कहती हैं कि वह यह कह पाना मुश्किल होगा कि मेरी परिस्थितियाँ कभी बहुत अच्छी या बुरी रही हूँ। मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी। अलबत्ता मैं उस ज़माने से लेकर बाद तक बहुत मेहनत से अपने काम करती थी। मुझे याद है कि मेरी रिकॉर्डिंग सुबह से रात तक चलती रहती थी। एक स्टूडियो से दूसरे और तीसरे स्टूडियो के चक्कर में ही पूरा दिन बीत जाता था। मुझे अपने गाने और रिकॉर्डिंग के अलावा किसी दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती थी। हमेशा यही बात दिमाग में घूमती थी, किसी तरह बस मुझे अपने परिवार को देखना है। फिर वह रिकॉर्डिंग का वक्त हो या घर का खाली समय, किसी तरह मैं अपने परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमाकर उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकती हूँ। इसी से सारा वक्त निकल जाता था। आप मेरी परिस्थितियों के बारे में पूछ रहे हैं, तो सच बात तो यह है कि मुझे रिकॉर्डिंग से या उसके तकलीफ़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता था,
जितना इस बात से कि आने वाले कल में मेरे कितने गाने गीत रिकॉर्ड होने हैं, फला फिल्म के ख़त्म होने के साथ मुझे नए कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी नई फिल्मों में गाने कब रिकॉर्ड करने हैं। फिर जितेंद्र मिश्रा जी कहते हैं कि बचपन में कोई ऐसा सपना जिसे पूरा करने का हसरत मन में बहुत दिनों तक फलती रही हो। तो लता जी कहती है ऐसा कोई सपना तो खास नहीं है, मगर आपको बचपन की एक बात बताती हूँ। मेरे पिताजी उस समय जीवित थे और जब वे अपने कार्यक्रमों के लिए तैयार होने होते थे तो उनके जितने मेडल मिले थे वे अपने कपड़ों पर सोने के बाई तरफ लगाते थे। वह ज़माना ऐसा था जिसमें यह प्रचलन रहा है कि कलाकार लोग अपनी प्रदर्शनी में मिले हुए मेडल पहनकर ही बैठते थे, कि तभी लोग उनको ये समझते थे कि इनके अंदर कितना टैलेंट है, कि इनको कितने अवार्ड मिले गए हैं। पढ़े लिखों में और कलाकारों में यही एक खास बात होती है कि वो लोग अपनी मेडल और ट्रॉफी अपना मतलब जो कीर्तिमान है वो लोग दिखाते कि हमने लाइफ में क्या अचीव किया है। मुझे जगह तो याद नहीं है, मगर यह ठीक से याद है कि पिताजी के अलावा बाहर के किसी कलाकार को जो सबसे पहले मैंने गाते हुए सुना है वो पंडित कुमार गंधर्व थे। कुमार गंधर्व जी जब काली शेरवानी पहनकर और अपने ढेर सारे मेडल लगाकर गाने के लिए बैठे तो वह बात मुझे बहुत पसंद आई। मुझे तब हमेशा यह लगता था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मुझे भी ऐसे ही मेडल मिलेंगे जिसे लगाकर किसी कार्यक्रम में जाऊंगी। तो जितेंद्र मिश्रा जी पूछते हैं कि अगर हम समय के चक्र टाइम मशीन में घुमाकर सन 1949 या 50 में ले जाएं तो आपको फिल्मों में संगीतिक जीवन की शुरुआत में हेमचंद्र प्रकाश, शंकर जयकिशन, हुस्नलाल भगतराम जैसे म्यूजिक डायरेक्टर आते हैं और आपको एक दुपट्टा मलमल का बरसात डायरेक्टर आते हैं और आपको एक मजबूत ज़मीन बनाने के लिए आएगा आने वाला महल, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का बरसात और चले जाना नहीं नैन मिला के, बड़ी बहन जैसे गाने मिलते हैं। इससे एक नए युग का सूत्रपात होता है जो कहीं आपको खुद को बड़ा बनाने में मददगार रहता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यदि उस ज़माने में A.R. रहमान आए होते, जतिन ललित आए होते जो नए ज़माने के हैं, शंकर एहसान लॉय आए होते तो ये सारे गाने कैसे बनते, उस समय आएगा आने वाला की आमद कैसी होती। लता जी हंसते हुए कहती हैं बड़ा मज़ेदार प्रश्न है आपका, कहना मुश्किल है, इस पर क्या बोलूं। समझ में नहीं आ रहा कि वाकई अगर ऐसा हुआ होता तो ये गाने कैसे बनते हैं। यह विचार और कल्पना तो सुनने में अच्छी लगती है, पर मैं पूरी तरह इसका आकलन नहीं कर सकती कि आएगा आने वाला को A.R. रहमान ने बनाया होता या हवा में उड़ता जाए वो जतिन ललित ने तो कैसा प्रभाव पैदा होता। मगर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि कुछ बहुत बढ़िया होता या बिल्कुल दूसरे अंदाज में सामने आता, जिसकी शायद धुनें और तर्ज भी अलग होते हैं। मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि जो मेरे गाने रहमान ने बनाए या जतिन ललित के लिए मैंने मेरे ख्वाबों में जो आए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी से का गाया है, उसे श्याम सुंदर जी, नौशाद साहब या अनिल विश्वास ने रचा होता तो आपके लिहाज से वो किस तरह। देखिए दोस्तों, लता जी गाती हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग शूट हो रही है तो वही पूछते हैं कि किस तरह बनता। यह वाकई बहुत रोचक है और सोचने वाली बात है, क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने के म्यूज़िक डायरेक्टर और पुराने ज़माने के म्यूज़िक डायरेक्टर, ये पुराने ज़माने के गाने आज के म्यूज़िक डायरेक्टर क्या करते हैं आपको पता ही है, या आज के गानों को पुराने म्यूज़िक डायरेक्टर कैसे करते और सिंगिंग करते तो वो आपको पता ही होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ तो अच्छा और क्रिएटिव होता जो शायद सुनने में अच्छा लगता। जिनको ओल्ड गाने पसंद है वो नए वालों को ओल्ड में अच्छा लगता, जिनको नए पसंद है उनको ओल्ड में जो रिमिक्स होकर आते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हर जनरेशन का अलग अलग चॉइस होती है। और सोचने वाली बात है कि समय के हेर फेर से हमारे गीतों का स्वभाव कैसा होता है। इतनी ज़रूर है मैं कहना चाहती हूँ कि पुराने समय में जब मैंने महल, बड़ी बहन, बरसात, तराना, बाजार और संगदिल जैसे फिल्मों के लिए पार्श्व गायन किया था, उस समय तकनीकी रूप से सिनेमा में बहुत तरक्की नहीं हुई थी। आएगा आने वाला में मुझे हाल में बहुत
दूर से चलकर दबे पांव रिकॉर्डिंग वाली माइक तक आना पड़ता था और उसी अनुपात में रिकॉर्डिंग के माइक पर स्वर का उतार चढ़ाव कैद किया जाता था। बहुत सारे ऐसे गाने मुझे याद है जिसमें कुछ विशेष प्रभावों को देने के लिए अनिल विश्वास, श्याम सुंदर, सज्जाद हुसैन, सलील चौधरी और सी रामचंद्र ने कुछ नए तरीके और अजीबोगरीब टोटके आजमाए थे, जिनसे गीतों में वो प्रभाव पैदा हो सका। आज जो स्थिति है और जिस तरह हमारी तकनीकी विकसित हो चुकी है, उसमें अगर इन लोगों को काम करने का मौका मिलता तब तो कमाल ही हो गया होता। न जाने कितना और अधिक एडवांस किस्म का ये लोग संगीत रच पाते। आप सोच सकते हैं ठीक उसी तरह जैसा सुंदर और स्तरीय संगीत आज के संगीतकार बना रहे हैं, रहमान, जतिन, ललित और तमाम अन्य लोग अगर पीछे जाकर काम करते तो जितना मुश्किलें आती और कितना संघर्ष करते। अब वे सब अपना गाना बनाते हैं। ठीक है, पहले के ज़माने में क्या था कि बहुत मुश्किलें से होती थी, रिकॉर्डिंग स्टेशन नहीं होता था, लोगों को आने जाने की सुविधा भी नहीं हो पाती थी। इसका अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है और मेरे लिए यह कम चुनौती की बात नहीं है कि मैं अनिल विश्वास की दोनों जैसा काम रहमान के साथ कर रही होती और उसी तरह इन नए लोगों के दोनों और नौशाद साहब के लिए रिकॉर्ड करती तो कैसा होता। तो पुराने ज़माने के तौर तरीके अलग थे, नए ज़माने के तौर तरीके अलग हैं। तो आप सोच के भी देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें नए पाएंगे और उस टाइम का संघर्ष और इस टाइम बातें बिल्कुल अलग हैं। और आज जो आप पढ़ रहे हैं ये सब तो आज तो और आधुनिकता आ चुकी है। हनी सिंह है, तो विशाल मिश्रा है, तो इनके गाने अलग हैं, इनके तौर तरीके अलग हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर काफ़ी लंबा है और लता जी का इंटरव्यू पहली बार छपा था, तो बहुत मज़ेदार कहानियाँ भी हैं, लता जी की और बातें भी हैं, पर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोगों को बोरियत हो जाएगी। तो आज हम इसको यहीं पे रोकते हैं और मैं नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। और बेल आइकॉन दबाना ना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और आपका जो भी डाउट हो वो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़िए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।